नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 अक्टूबर 2023 के डेली एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे एडिटोरियल में 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स के लगभग 7 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एक आर्टिकल बहुत ही अच्छा साइंस एंड टेक का है। आप उसको डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक वाला आर्टिकल बहुत ही जबरदस्त है। ओवरऑल जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो ग्रेवल्स होते हैं, जो सैंड होते हैं नदियों के बेड के नीचे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो और स्कॉटलैंड के कुछ बड़े रिसर्चर्स ये जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, कोसी नदी के जो बेड्स के नीचे बड़े बड़े ग्रेवल सैंड्स पाए गए, उनके साइज के हिसाब से ये एज्यूम कर रहे हैं या फिर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले एक बड़ा फ्लड कब आया था, आगे एक बड़ा फ्लड कब आ सकता है और किस वजह से वो आएगा। तो काफी अच्छे और नॉलेजफुल आर्टिकल्स हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, गांधी जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी उपलक्ष्य में एक कूपन कोड मैंने एक्टिव कर रखा है। 10% ऑफ है कोर्सेज का। आज रात तक ये ऑफ रहेगा। इसके अगला कूपन कोड अब देखिए दिवाली के बाद ही आएगा, तो ये कूपन कोड लेके आप मेंटरशिप कोर्स पे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आप HGJ हैप्पी गांधी जयंती 10 कूपन कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं और कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ये डिस्काउंट कोड जो वर्ड हिस्ट्री का कोर्स है और एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज का कोर्स है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। उसके साथ साथ अमेरिकन रेवोल्यूशन फ्यूडलिज्म की वीडियो के बाद वर्ड हिस्ट्री में अमेरिकन रेवोल्यूशन का एक हॉलिस्टिक लेक्चर, काफी बड़ा लेक्चर होने वाला है, कम से कम 2 घंटे उससे ज्यादा का ही होगा, वो भी आज की डेट में अपलोड हो जाएगा आपके वर्ड हिस्ट्री के कोर्स में और मेंटरशिप कोर्स के अंदर, जो कि वर्ड हिस्ट्री वाला मेंटरशिप कोर्स में इंक्लूडेड है। तो 10% का डिस्काउंट आप चाहो तो आज अवेलेबल कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे एज रिस्पॉन्सिव ट्यूबरकुलोसिस केयर की बात हो रही है। देखिए, इंडिया एक ऐसे फ्यूचर की तरफ मूव कर रहा है जहां पे एल्डरली एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन बनाएंगे सोसाइटी का। देखिए, आगे आने वाले समय में हेल्थ केयर में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में एडवांसेस देखने को मिल रहे हैं और उसके साथ साथ जो एल्डरली का प्रोपोर्शन है हमारी आबादी में वो भी बढ़ेगा, क्योंकि ओवरऑल डिजीज से हम लोग इफेक्टिवली लड़ पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लंबे समय तक लोग जिएंगे। 2011 में हमारे देश की 9% आबादी 60 साल से ज्यादा की थी। 2030 तक हमारे देश की 12.5% आबादी अप्रोक्सीमेटली 60 साल से ज्यादा की होगी। और इन एल्डरली के अंदर एक विजडम है। रीजन बीइंग कि उन्होंने लंबे समय तक अपनी जिंदगी जी है। होता है ना, एज के साथ एक्सपीरियंस आता है और बहुत सारे एक्सपीरियंस है इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के अंदर, एल्डरली इंडिविजुअल के अंदर। इसलिए इनके राइट्स को और फ्रीडम बेनिफिट्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस दिन हमें रिजॉल्व करना चाहिए कि हम हेल्थ ऑफ अवर एल्डी पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करेंगे, उनकी यूनिक नीड्स की तरफ अटेंशन देंगे। और ये चीज ट्यूबरकुलोसिस के केस में भी सही बैठती है। अगर आप देखो तो ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट करता है एक साल में 25 लाख इंडियंस को, कम से कम 1000 इंडियंस को ये रोज मारता है। इंडिया की जो नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे है 2021 की, इसने रिवील किया कि जो प्रेवलेंस है ट्यूबरकुलोसिस का 55 साल से ज्यादा एज वाले लोगों में प्रति 1 लाख आबादी 588 है। मतलब 55 से एज ग्रुप से अगर आप ज्यादा के हो तो प्रति 1 लाख 55 से ज्यादा एज ग्रुप वाले लोगों में 588 लोगों को ट्यूबरकुलोसिस होगा, जो कि ओवरऑल जो नेशनल प्रेवलेंस रेट है 316 उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है ना भाई। तो यहां पे एक फाइंडिंग्स निकल के आई है। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ फर्स्ट ऑफ काइंड रैपिड असेसमेंट रिपोर्ट ऑन टीबी अमंग एल्डरली। तो बेसिकली यहां पे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, फिर यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन सब के साथ मिलके इंडिया के अंदर, इनफैक्ट पूरी दुनिया में ओवरऑल इस ट्यूबरकुलोसिस का एल्डरली पॉपुलेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और इसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसको पता करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले कैसे टीबी एल्डरली को इंपैक्ट करता है, तो ओल्डर पर्सन के साथ यहाँ पे इंटरव्यू लिए गए। देखिए, प्रॉब्लम ये है दोस्तों, अगर एक एल्डरली पर्सन को टीबी हो जाता है तो उसको हर स्टेप पे चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। क्यों? टीबी के सिम्टम्स में आता है कफ, फटीग और वेट लॉस। और कफ, फटीग और वेट लॉस नॉर्मल सिम्टम्स है। ओवरऑल बूढ़ी एजों में बहुत सारी प्रॉब्लम से एसोसिएटेड होते हैं कफ, फटीग और वेट लॉस। और बूढ़े लोगों को तो ये बोल दिया जाता है कि भाई आपकी तो उम्र बढ़ गई इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली टीबी की तरफ लोगों का इन सिम्टम्स के बेसिस पे ध्यान जाता नहीं है। अब अगर आपने टीबी के डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब ये पकड़ना कि एक इंसान को टीबी हो चुका है, टीबी के डायग्नोसिस में अगर डिले हो जाता है तो एल्डरली लोगों के अंदर टीबी के इलाज को लेके कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। समझिए, एल्डरली लोगों के अंदर मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज होती हैं। एल्डरली लोगों को डायबिटीज होता है। फिर इंडिविजुअल लेवल पे एल्डरली लोगों में आपको ज्यादा दवाइयां देनी पड़ेंगी। अब इन दवाइयों के साथ कुछ एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स निकल आ सकते हैं।
इंडिविजुअल लेवल के अलावा हेल्थ सिस्टम के लेवल पे भी अगर आप देखो तो इट कैन रिजल्ट इन इरेगुलर ट्रीटमेंट अधेरेंस एंड पुअर आउटकम्स इंक्लूडिंग डेथ। ठीक है, तो हेल्थ सिस्टम के लेवल पे भी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ट्रीटमेंट को अगर आपने सही समय पे गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं किया तो डेथ वगैरह हो सकती है एक मेजर स्केल पे, खासकर एल्डरली लोगों में। कुछ जो एल्डरली लोग हैं जिनको टीबी है, उनका ये बोलना है कि भाई उनकी जीने की चाह ही नहीं है। क्यों जीने की चाह नहीं? क्योंकि उनका सोशल और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से हिला हुआ है। क्या अब इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, आदमी औरत, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे भी उसका साथ नहीं देते हैं, बहुत स्पेसिफिक प्रकार के चैलेंजेस होते हैं उस समय पे ना माँ बाप के लिए। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बूढ़ा इंसान है, कई बार तो मैं क्या, एक बार मैं हजरतगंज में घूम रहा था लखनऊ में, तो वहां पे एक बहुत बूढ़े से अंकल थे। मैंने उनसे उम्र पूछी, 68 उम्र थी उनकी। पता नहीं छोटे से कार्डबोर्ड के डिब्बे से वो बेच रहे थे 10 रुपए के। तो मैंने बोला अंकल आप इतने बूढ़े हैं, आप क्यों ये काम कर रहे हैं? तो वो काफी नाराज हो गए, बहुत गुस्से में मेरे से बोले कि मैं अपने लड़के पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता, ये लड़के समझते हैं कि अपने आप को हीरो बनते हैं, मैं अपने दम पे कमाऊंगा। सोचिए कहीं ना कहीं वो 68 साल का जो बूढ़ा इंसान था, कहीं ना कहीं अपने बच्चों से डिससेटिस्फाइड था। हो सकता है उसके बच्चे उसको वो रिस्पेक्ट ना देते हो, वो केयर ना देते हो जो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज की डेट में वेस्टर्नाइजेशन के समय पे इंडिया के अंदर जो बूढ़े लोग हैं, कई बार उनके बच्चे उनको उस लेवल का फाइनेंशियल, कल्चरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं देते। वो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम हट जाता है। बेटियों की शादी हो जाती है, वो अपने हस्बैंड के साथ चले जाती हैं, लड़कों की बहुआएं जाती हैं, वो माँ बाप को इग्नोर करने लगती हैं। तो ऐसे केसेस में इंडिया के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये होता ही था, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में क्या डेवलप्ड है, तो ओल्ड एज होम्स है, इंडिया में तो वो भी नहीं है। तो भैया ओल्डर पीपल और ओल्डर वुमेन को बहुत प्रकार के चैलेंजेस हेल्थ सर्विसेज में झेलने पड़ते हैं। अगर कोई बच्चा कोई ध्यान देने वाला हो तो लेके जाए डॉक्टर वगैरह के पास, इंडिया में वो भी प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है नहीं। फिर खासकर वो ओल्डर लोग जो कि रूरल और हिली इलाकों में रहते हैं, वहां पे तो हेल्थी फैसिलिटीज नहीं, तो जाएंगे कहाँ पे अपने आप को इलाज कराने? तो बीमार पड़ गए तो बीमारी पड़े हुए हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पता है कोई बचने का चांस है नहीं। तो भैया जो एक्सेस है रिलायबल इंफॉर्मेशन और हेल्थ को लेके, ये कहीं ना कहीं हमारे जो रूरल इलाके हैं ना, वहां पे हिला हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंजेस हैं, एडिक्वेट सीटिंग नहीं है, हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाता रिकवरी के लिए, और कहीं ना कहीं टीबी या किसी और प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए हमारे एल्डरली को, तो उससे उभरना मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है इन बूढ़े लोगों के पास। ज्यादातर 60 से ज्यादा के लोग हैं, वो या तो अपनी सेविंग्स पे जिंदा है या फिर अपनी फैमिलीज पे डिपेंडेंट है। कुछ बहुत कम लोग हैं जिनको पेंशन वगैरह मिलती है, कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम से एल्डरली के लिए, लेकिन वो अपने स्कोप में लिमिटेड है। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि जो पेंशन आती है माँ बाप की, उसको बच्चे हथिया लेते हैं और लेके निकल जाते हैं साइड में। तो जो डाटा है टीबी रिलेटेड स्मिग्मा को लेके, वो एल्डरली में थोड़ा स्पार्स है। तो एक्चुअली में हमें पता नहीं चलता कि एज हो जाने के बाद, पहली बात तो एजेड लोगों के अंदर टीबी डायग्नोज हो नहीं पाता है। उसके बाद भी अगर डायग्नोज हो भी गया तो किस लेवल पे उनकी केयर हो रही है, इसके बारे में कोई प्रॉपर हम लोगों ने डाटाबेस बना नहीं रखा है। समझ गए? फ्रेजाइल मेंटल हेल्थ से इन लोगों को गुजरना पड़ता है, लॉस ऑफ पर्पस और कनेक्शन इनको झूलना पड़ता है। ठीक है ना, लोनलीनेस फ्रॉम लूजिंग स्पाउसेस, फैमिली, इस प्रकार की बहुत सी प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ती है। तो हमें करने की क्या जरूरत है? हमें बनाने की जरूरत है एज रिस्पॉन्सिव केयर। कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं टीबी केयर को, जो कि एल्डर फ्रेंडली है। हमें डिजीज स्पेसिफिक वर्टिकल केयर प्रोग्राम से होलिस्टिक केयर प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। हमें ऐसी मल्टीपल केयर फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी, प्रोवाइडर्स लेके आने पड़ेंगे जो कि बड़े स्केल पे इन बूढ़े लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें। और इसकी फंडिंग फाइनेंसिंग सोशल होनी चाहिए। टैक्स रेवेन्यू से पैसा निकाला जा सकता है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार प्रॉपर तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड स्कीम में पैसा यहां पे एलोकेट कर सकती है। और उस स्कीम का जो इंसेंटिव है, जो आप कह लो पॉलिटिकल माइलेज है, वो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दोनों उठा पाए। इस प्रकार की भी चीज हो। ये पॉलिटिक्स के चलते अगर राज्य में केंद्र के अगेंस्ट वाली पॉलिटिकल पार्टी तो इन स्कीमों के ऊपर बात ना है। ठीक है ना, प्रॉपर इफेक्टिव स्पुटम कलेक्शन होना चाहिए टीबी डायग्नोसिस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छे होने चाहिए, मोबाइल डायग्नोस्टिक्स वैन होनी चाहिए, जेरियाट्रिक ओपीडीज होने चाहिए रेजिडेंशियल होम्स में। तो ये सब चीजें जरूरी है। टेक्निकल और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जो कि क्लियर गाइडेंस दे डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग टीबी को लेके। सैंपल एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होना चाहिए कोमॉर्बिडिटीज का, ड्रग डोजेस एडजस्टमेंट्स का, सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को एड्रेस करना है, हमें डिजाइन करना है, रोल आउट करना है, वेल कंसीडर्ड सपोर्ट प्रोटोकॉल्स को इनपुट लेना है एल्डरली लोगों से जिनको टीबी की प्रॉब्लम यहां पे फेस करनी पड़ रही है। एल्डर फोकस्ड कम्युनिटी केयर मॉडल होना चाहिए जिसमें लोकल केयर गिवर्स इन्वॉल्व हो, मेडिसिन की डोर स्टेप डिलीवरी होनी चाहिए, एज रिस्पॉन्सिव पीयर सपोर्ट होनी चाहिए, ओल्डर लोगों के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए, उनकी फैमिलीज के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए, फैसिलिटीज में ओल्डर लोगों के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क होने चाहिए,
वगैरह वगैरह। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे चीजें बताई गई हैं जिसके बेसिस पे ओल्डर लोगों में जो टीबी की प्रॉब्लम है इससे हम लोग कुछ हद तक तो देखो लड़ ही सकते हैं। फिर अगली न्यूज है वच्छथी जजमेंट को लेके। तमिलनाडु के अंदर एक ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर हुई अत्याचार की कहानी है ये। 3 डेकेड्स तक स्टेट रेड ब्रूटैलिटी झेलनी पड़ी है एक ट्राइबल कम्युनिटी को, और इस ट्राइबल कम्युनिटी ने प्रोलॉन्ग जुडिशियल बैटल लड़ा है जिसके चलते एंड में फाइनली एक फेथ देखने को मिला है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। 29 सितंबर को मद्रास हाईकोर्ट ने इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में पैराडाइम शिफ्ट लिया और पहली बार a community of 655 आदिवासीज ने कलेक्टिव माइट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को यहां पे हरा दिया। जो लोग हैं वच्छती के, तमिलनाडु की धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में, ये लोग आइडलिक फुटहिल्स में रहे चितेरी के ईस्टर्न घाट्स में। जिस इलाके में ये लोग रहते हैं वो इलाका नेचुरली काफी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इनकी जिंदगियां बदल गई थी 20 जून 1992 को, जब इनके इलाके में पुलिस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू ऑफिशियल्स 269 की क्वांटिटी में इनके इलाके में आए और इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये लोग होर्ड कर रहे हैं इलीगली काटे गए सैंडलवुड को और एक कंड्यूट बना रहे हैं स्मगलिंग के लिए। मतलब ये विलेज ऑर्गेनाइज तरीके से इस सैंडलवुड की स्मगलिंग कर रहा है और अगले 3 दिन तक विलेजर्स को, वुमेन को, एल्डरली और चिल्ड्रन को मारा पीटा गया, इनके घर डिस्ट्रॉय किए गए, इनके कुओं में जहर मिला दिया गया और 18 वुमेन जिसमें से एक लड़की थी छोटी नाबालिग, उसका रेप किया गया। और ये सब कुछ जयललिता जी के नॉलेज में था, ऐसा भी यहां पे बोला जा रहा है। ठीक है, बाद में ओवरऑल जब इस अत्याचार की खबर के रिस्पेक्ट में पुलिस में एक एफआईआर फाइल करने की कोशिश की गई तो एफआईआर यहां पे फाइल हुई नहीं। मद्रास हाईकोर्ट के पास गए और मद्रास हाईकोर्ट के पास जाके यहां पे ट्राइबल्स ने मांग की कि भाई सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हुई। 1996 में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल की। ओके, और सेशंस कोर्ट में ट्रायल चला धर्मपुरी में 15 सालों के लिए। फाइनली इस ट्रायल कोर्ट ने, सेशंस कोर्ट ने इन ट्राइबल्स के फेवर में डिसीजन दिया 2011 में, और जितने भी अक्यूज थे उनको कन्विक्ट किया गया रेप के लिए, एट्रोसिटीज के लिए अंडर द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। लेकिन इस ऑर्डर को मद्रास हाईकोर्ट ने स्टे कर लिया, जो कि ब्यूरोक्रेट्स ने सेशंस कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट मद्रास हाईकोर्ट में अपील फाइल की थी। बाद में डीएमके, AIADMK, इन सारी सरकारों ने कहीं ना कहीं अपने ब्यूरोक्रेट्स को सपोर्ट किया और इस ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं किया। फाइनली इतने लंबे बैटल के बाद ओवरऑल SC/ST लॉ, जिसका एफिशिएंट यहां पे इंप्लीमेंटेशन होता नहीं है, वचथी इस मैसेकर के केस में मद्रास हाई कोर्ट ने यहां पे इन आदिवासी राइट्स के फेवर में डिसीजन दिया है। ओके ना, द हाई कोर्ट जजमेंट अपहोल्डिंग द ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन, जो 2011 में ट्रायल कोर्ट ने धर्मपुरी की इन ट्राइबल्स के फेवर में डिसीजन दिया था और रेपिस्ट वगैरह को कन्विक्ट किया था उनके क्राइम एक्सेसेस के लिए, उस पर्टिकुलर जजमेंट को सही माना है यहां पे मद्रास की हाई कोर्ट ने। तो फाइनली आदिवासी राइट्स ने एक बहुत लंबी जो बैटल थी अपने, आप कह लो, जस्टिस के लिए, उसको यहां पे जीता। और इन सब चीजों को करने में एक अलर्ट सिविल सोसाइटी, कमिटेड लॉयर्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और रिजॉल्व्स ऑफ विक्टिम सीकिंग जस्टिस, इन सब का रोल है। ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल सिस्टम की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। फिर अगला, चेंज इन मालदीव्स। मालदीव्स के अंदर इलेक्शन हुआ है और मालदीव्स के अंदर इलेक्शन इस हद तक पॉलिटिसाइज हो चुके थे कि इसको चाइना वर्सेस इंडिया इलेक्शन बोला जा रहा था। मालदीव्स ने एक नया लीडर चुना है, जो अभी के प्रेसिडेंट है इबी सोली साहब, जो कि लैंडस्लाइड जीत गए थे 2018 में। अब इनको हरा दिया है और अपोजिशन की जो चॉइस थी मोहम्मद मुइज़ू, जो कि मेल के मेयर हैं, ये अब यहां पे बन गए हैं PPM के बिहाफ पे प्रेसिडेंट, किसके, मालदीव्स के। तो मिस्टर म्यूजो जीत चुके हैं सैटरडे के प्रेसिडेंशियल रन ऑफ को। पहला राउंड इनकंक्लूसिव था, किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले। दूसरे राउंड में 54% वोट मिले मिस्टर म्यूजिजी को, इब्राहिम सोली को केवल 46% वोट मिले। इब्राहिम सोली ने इलेक्शन क्यों हारे? तो भैया हैवी एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट समझते हो ना। लंबे समय से जब एक लीडर का, एक सरकार का राज चल रहा हो, तो उस राज के अगेंस्ट कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक गुस्सा आ जाता है कि हाँ भाई, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये लीडर, ये सरकार ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था यहाँ पे ओवरऑल इब्राहिम सोली के अगेंस्ट। फिर पोस्ट कोविड-19 के बाद इकोनॉमी थोड़ी मालदीव्स की हिली हुई थी, सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंडेंट थी। फिर इब्राहिम सोली की पार्टी जो है MDP, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके अंदर भी एक रिफ्ट थी। इनके जो पुराने फ्रेंडशिप थी प्रेसिडेंट से, मोहम्मद नशीद, जो कि
आपके एमडीपी पार्टी के हैं, वो भी इनसे अलग होने की बात कर रहे थे। ठीक है, फिर मिस्टर मोजिजू ने एक इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। ऐसा दिखाया जा रहा था कि इंडिया की आर्मी कहीं ना कहीं मालदीव्स के अंदर घुस के अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है। तो इंडिया आउट कैंपेन को लीड किया यहाँ पे किसने? पीपीएम पार्टी ने। पीपीएम पार्टी के जो फॉर्मर चीफ, जो पीपीएम पार्टी के अभी के चीफ और फॉर्मर मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यमीन, ये कहीं ना कहीं इस कैंपेन के चीफ आर्किटेक्ट रहे। वैसे तो ये जेल में रहे लंबे समय तक, अभी भी जेल के अंदर ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको बहुत हद तक प्रो चाइना बोला जाता है। चाइना से इन्होंने बड़े स्केल पे उधार वगैरह भी पहले उठा रखा था, इनकी सरकार ने लोन्स उठा रखे थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। डेब्ट ट्रैप चाइना में ये खूब फंसे हैं। तो अब यमीन की पार्टी के म्यूजुजो यहां पे बन गया। म्यूजुजो के बनने के बाद जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी थी इब्राहिम सोली की, वो फॉलो होगी नहीं होगी, इस बात पे देखिए काफी सारे डाउट्स हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट किया प्रेसिडेंट इलेक्ट म्यूजुजू को। यहां पे पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी चाहिए मोहम्मद म्यूजुजू को। पहली बात तो भारत सरकार इस प्रकार से नहीं दिखनी चाहिए कि वो एमडीपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, पीपीएम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले म्यूजुजू को कॉन्ग्रेचुलेट करके ये दिखाया कि भाई इंडिया मालदीव्स के साथ इंगेज करने के चक्कर में है, चाहे कोई भी सरकार यहां पे ताकत में हो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम म्यूजुजू और पीपीएम पार्टी को दिखाना पड़ेगा कि वो बहुत ज्यादा प्रो चाइना नहीं है और बहुत ज्यादा एंटी इंडिया नहीं है। क्योंकि ओवरऑल अगर यहाँ पे पीपीएम पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल इंडिया के साथ रिश्ते तोड़ते हैं और चाइना के प्रो हो जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो चाइनीज इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि मालदीवियन इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखना है। म्यूजुजू के लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स काफी सारी बड़ी हैं। डेब्ट रिपेमेंट करने हैं बहुत सारे मालदीवियन इकोनॉमी को। श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी इकोनॉमिक क्राइसिस मालदीव्स के अंदर ना आ जाए, इसके लिए उनको प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पे एक रेफरेंडम वोट भी होने वाला है। जो मोहम्मद नशीद थे, जो कि एमडीपी पार्टी के और एमडीपी पार्टी से लड़ चुके हैं, ये बोल रहे हैं कि मालदीव्स को एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम से एक पार्लियामेंट्री सिस्टम पे ले जाने की जरूरत है। तो इसके ऊपर रेफरेंडम वोट आने वाला है। इस रेफरेंडम वोट के ऊपर भी यहाँ पे बातचीत होगी, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक इंसान के हाथ में ज्यादा ताकत आ जाती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रॉपर डेमोक्रेटिक सरकार होती है। तो बेसिकली कैसे यहाँ पे आगे मालदीव्स की जो नई सिलेक्टेड गवर्नमेंट है काम करेगी, नया प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजुजो काम करेगा, ये तो भाई देखिए समय ही बताएगा। आगे भाई मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में आपको बता चुका हूं। आज की डेट में मेंटरशिप प्रोग्राम में 10% डिस्काउंट एक्टिव है। मेंटरशिप प्रोग्राम में भी एक्टिव है, एथिक्स में भी एक्टिव है, वर्ड हिस्ट्री में भी एक्टिव है। आज अमेरिकन रेवोल्यूशन की वीडियो भी आपको वर्ड हिस्ट्री के अंदर मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स एनालिसिस देखते हैं। पहली करंट अफेयर्स एनालिसिस में ऑयल फर्म्स रेज एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड कॉमर्शियल एलपीजी प्राइसेस। ध्यान दीजिएगा, कॉमर्शियल एलपीजी प्राइसेस, जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है वो कॉमर्शियल नहीं है। ठीक ना, जो कॉमर्शियल सिलेंडर होता है, जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह में यूज होता है, वो 19 केजी का सिलेंडर होता है। और हमारे घरों में जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर आता है वो 14.2 केजी का सिलेंडर होता है। तो 14.2 केजी का जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स हैं, उनके दाम यहाँ पे अनअफेक्टेड है, वो नहीं बढ़ाए गए। लेकिन जो 19 केजी का एलपीजी सिलेंडर है, उसके दाम यहाँ पे 209 रुपए प्रति केजी से 209 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए। 19 केजी के सिलेंडर के दाम अब 209 रुपए बढ़ जाएंगे। तो अब अगर आप देखो तो 19 केजी का कॉमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 1731.50 रुपए का, मुंबई में 1684 रुपए का और चेन्नई में 1898 रुपए का मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसके चलते ओवरऑल जो कट देखने को मिला था सिलेंडर में 157 रुपए 5 रुपए का 1 सितंबर को, और 1 अगस्त को जो 100 रुपए का कट देखने को मिला था, वो कट बहुत हद तक रिवर्स किया जा रहा है, क्योंकि जो 257 रुपए कम किए गए थे, अब वो 209 रुपए यहां पे बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है ना भाई, जो 200 रुपए रिडक्शन डोमेस्टिक सिलेंडर के अंदर किया गया था, उन लोगों के लिए जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर इनरोल्ड हैं, वो यहां पे कंटिन्यू रहेगा। तो सब्सिडी 400 रुपए की दी जा रही है प्रति 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर के ऊपर, जो कि आपके आधार इनेबल्ड अकाउंट के थ्रू सीधे आपके अकाउंट में आती है। हाँ, एविएशन टरबाइन फ्यूल यहां पे बढ़ा है, और चूंकि एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम यहां पे बढ़े हैं, तो आगे आने वाले समय में एयरलाइन टिकट्स के कॉस्ट भी बढ़ सकते हैं। फेस्टिव सीजन वैसे भी आने वाला है। अभी मुझे लखनऊ जाना था दिवाली में, तो ओवरऑल फ्लाइटें इतनी ज्यादा महंगी थी कि दिमाग खराब हो जाए। एक इंसान की पूरे 1 महीने की कमाई का बैलेंस ही हिल जाए अगर उसको फ्लाइट करानी पड़ जाए दिवाली के समय की, और वो भी एकदम नहीं कराई, 2 महीने पहले कराई, तब इतनी महंगी टिकटें हैं। और अब तो एविएशन टरबाइन फ्यूल और बढ़ा दिया गया, तो और महंगी हो जाएंगी। तो अगर आप देखो तो एविएशन टरबाइन फ्यूल को कितना बढ़ा दिया गया है, तो
तो अब अगर आप देखें तो भैया 29,391 रुपए प्रति किलो लीटर के रेट पे एविएशन टरबाइन फ्यूल की कॉस्ट बढ़ाई गई है। और कॉस्ट बढ़ाने के बाद दिल्ली में 1,18,199.17 रुपए का 1 किलो लीटर एटीएफ मिलेगा एविएशन टरबाइन फ्यूल। चेन्नई में 1,22,423 रुपए का, मुंबई में 1,10,592 रुपए का। इनफैक्ट एटीएफ के प्राइसेस पहले भी कुछ महीनों में बढ़ाए गए। सितंबर में 14.1% बढ़ाए गए, अगस्त में 8.5% बढ़ाए गए, जुलाई में 1.6% बढ़ाए गए। तो बेसिकली पिछले 2-3 महीनों में 29,391 रुपए प्रति किलो लीटर की स्पीड पे एविएशन टरबाइन फ्यूल बढ़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है एयरलाइन के जो फेयर्स हैं वो भी आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है भाई, फिर अगला, ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ स्लो टू 10.2% इन सितंबर। ये न्यूज भाई देखिए हर महीने आती है, जीएसटी कलेक्शन के फिगर्स हर महीने आते हैं। तो भाई क्या है कि अब देखिए ये जो फिगर्स हैं ये हैं आपके सितंबर के, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, अभी हम कहां चल रहे हैं, अक्टूबर में चल रहे हैं, 2 अक्टूबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं वो आपके सितंबर में, मतलब जो सितंबर में पैसा कलेक्ट हुआ। अब सितंबर में जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसकी रिपोर्टिंग अक्टूबर में हो रही है और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी अगस्त में दिखा रहा है। अगस्त की इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो जीएसटी रिटर्न सितंबर में फाइल करते हैं उसका डाटा आज हमको 2 अक्टूबर को देखने को मिल रहा है। तो ऐसा बताया गया है कि सितंबर 2023 में जो जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ है वो केवल 10.2% है। मतलब सितंबर 2022 के रिस्पेक्ट में सितंबर 2023 में जीएसटी का कलेक्शन केवल 10.2% बढ़ा है। पिछले 2 महीनों में 10.8% के एवरेज पे बढ़ रहा था। अगर अगस्त के रेवेन्यू से आप कंपेयर करो तो अगस्त के रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में सितंबर का रेवेन्यू 2.3% बढ़ा है। अब फिर इसमें कुछ और चीजें बताई जा रही हैं कि जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से रेवेन्यू है इंक्लूडिंग सर्विसेज इंप्रूव वो ओवरऑल 14% ज्यादा है सितंबर 2022 के रिस्पेक्ट में। चौथी बार ऐसा हुआ है कि जो जीएसटी किटी है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में किसी महीने में 1.6 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई है। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है, कुछ और चीजें हैं। जीएसटी इनफ्लोज फ्रॉम गुड्स इंपोर्ट्स हैड रिकवर्ड फ्रॉम 2 months ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टू ग्रो 3% इन अगस्त बट शैंक अगेन इन सितंबर। तो भैया गुड्स इंपोर्ट के चलते, ठीक है ना, गुड्स इंपोर्ट के चलते, मतलब जब गुड्स इंपोर्ट होते हैं उनके ऊपर भी जीएसटी बढ़ा जाता है। तो वो जो गुड्स इंपोर्ट के ऊपर जीएसटी है वो अगस्त में 3% बढ़ा था, उससे पहले 2 महीने घट रहा था। और इस बार अगर आप देखो सितंबर में 0.11% घटा है व्हेन कंपेयर टू सितंबर 2023। अब इतने प्रिसाइज फिगर्स के देखिए आपको जरूरत है नहीं, इतना याद रखिएगा सितंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन 10.2% ज्यादा है सितंबर 2022 से, तो धीमी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें। ओके, आगे चलते हैं। कश्मीर बैट इंडस्ट्री हिट्स अ स्वीट स्पॉट आफ्टर 102 ईयर्स। भाई कश्मीर के अंदर की बैट इंडस्ट्री इस समय पे खुश है। बैट इंडस्ट्री मतलब जो बल्ला बनाते हैं, क्रिकेट बैट्स होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। बैट इंडस्ट्री भाई अपने आप में बहुत प्रोलिफरेटिंग है। भाई 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए के बल्ले बिकते हैं। जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बैट्स इस्तेमाल होते हैं ना, बहुत महंगे होते हैं भाई। ओके, इनफैक्ट अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हो, जैसे मैंने कुछ समय के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट किया, मैंने 1-2 क्लब ही ज्वाइन किए थे। तो क्लब के अंदर ओवरऑल लेदर की बॉल से खेलते हैं, अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, तो सब बोलते थे कि भाई अच्छा बैट खरीदो, और अच्छा बैट 7-8 हजार से कम का आता ही नहीं था। एंट्री लेवल पे भी आपको 6-7-8 हजार रुपए का बैट मिलेगा अगर आपको लेदर की बॉल से प्रॉपरली खेलना है तो भैया हर गेम आज की डेट में बहुत महंगा हो गया है। तो 102 इयर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री है कश्मीर वैली की, कश्मीर बैट में बने हुए, मतलब कश्मीर के अंदर बने हुए बैट्स को अब ये जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, इंडिया के अंदर इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। समझ गए? अफगानिस्तान टीम के प्लेयर्स कश्मीर में बने हुए बल्लों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा बोलना है फौजल कबीर साहब का, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं GR8 क्रिकेट बैट कंपनी के। इनफैक्ट जो क्रिकेट बैट कंपनीज है कश्मीर की वो इस समय पे काफी खुश हैं, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में उनके बैट्स को खरीदा जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो विराट कोहली, बाबर आजम, ओके, बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर आप देखो तो इतने बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पे लगा रही है। नेशनल हाईवे पे इन बड़े बड़े बल्लेबाजों के पोस्टर लगे हुए हैं कि ये लोग भाई बैट वगैरह इस्तेमाल करते हैं कश्मीर के बने हुए। और रिसेंटली कश्मीर का बैट इसलिए भी फेमस हो गया था कि यूएई का एक प्लेयर है जुनैद सिद्दीकी, जिसने अभी T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के एक बॉलर दुष्मांथा चमीरा को 109 मीटर का छक्का मार दिया था। आज तक की T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इतना लंबा छक्का नहीं पड़ा है।
तो इससे और ध्यान आ गया कि हाँ भाई इन बैट्स के अंदर एफिशिएंसी अगर 109 मीटर का छक्का माना जा सकता है तो बेसिकली कश्मीर बैट्स को अब ओवरऑल इंटरनेशनली compete करने का मौका मिला। वर्ल्ड कप में इस्तेमाल किए जाएंगे। ज्यादातर जो बैट इंडस्ट्री कश्मीर की, वो कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कंसंट्रेटेड है। तो विलो ग्रोव्स वाले पेड़ उगते हैं ना वेट हाईलैंड्स में, उनसे पर्टिकुलर बैट्स बनाए जाते हैं। 200 बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंगेज करती हैं 50,000 लोगों को जो कि इस बैट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। व्हाइट विलो जो फीमेल ट्री होता है, इसको इस बैट्स के लिए बेस्ट माना जाता है। इस बैट को प्रॉपर तरीके से शेप किया जाता है, उसका टो ब्लेड अच्छे से बनाया जाता है, उसका एक मिडिल स्पॉट होता है। अब देखिए जो मिडिल स्पॉट होता है या जो स्वीट स्पॉट होता है एक बैट का, वो डिपेंड करता है बैट्समैन के हिसाब से कि बैट्समैन उसको कहां बनाया जाता है। जैसे कि इंडिया के अंदर मैच हो रहा है तो जो मिडिल स्वीट स्पॉट है वो थोड़ा बैट में नीचे की तरफ रखना चाहेंगे, क्योंकि बॉल कम बाउंस होती है। बाहर कहीं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हो रहा तो बॉल ज्यादा बाउंस होती है, तो मिडिल स्वीट स्पॉट को थोड़ा ऊपर रखने की कोशिश की जाती है। वो तो खैर फिर अलग ही लेवल की टेक्निकल बात हो गई यहाँ पे क्रिकेट में। एक जो बैट होता है वो लगभग 2.7 आउंसेस का होता है, लगभग 1 किलो से थोड़ा ज्यादा। कश्मीर 2022 में 1.35 लाख बैट्स को एक्सपोर्ट कर चुका है। और ये जिस कंपनी की बात कर रहे हैं मिस्टर कबीर, ये 3,000 बैट्स बनाती है एक महीने में। डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना भाई। इनको आईसीसी से 2021 में भी सर्टिफिकेशन मिल गया बैट बनाने के लिए। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज जो कि कश्मीर के अंदर बैट्स बना रही है उनको सर्टिफिकेशन मिल चुका है आईसीसी से। ओमान क्रिकेट बोर्ड को भी ये लोग बैट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कश्मीर में एनुअली 15 लाख से ज्यादा बैट्स बन रहे हैं। और बैट की डिमांड इतनी बढ़ गई कि खालिद मीर करके एक और बैट मैन्युफैक्चरर है अनंतनाग के थानावाल टाउन में, इनको एक्स्ट्रा लोगों को हायर करना पड़ रहा है बैट बनाने के लिए। पहले ये लोग एक महीने में 500 बैट बनाते थे, अब ये 1500 से ज्यादा बैट यहाँ पे बना रहे हैं। और इन बैट्स की डिमांड महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब, दिल्ली, केरला हर जगह से आ रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेटर्स और जो क्लब क्रिकेटर्स हैं वो भी अच्छे बैट अब इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्रिकेट में काफी पैसा आ गया है इवन इन लोकल टूर्नामेंट्स। फिर ये बैट की हिस्ट्री बता रहे हैं। पहली बार अल्लाह बख्श नाम का पाकिस्तान का एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने पहला क्रिकेट बैट यूनिट बनाया था बिजबेहरा हलमुल्ला इलाके में 19वीं शताब्दी में। उस समय पे ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी। 1922 बैट की जो क्लेफ्ट्स थे, जो लकड़ी थी, इनको फेरी करके झेलम वैली रोड से पाकिस्तान सियालकोट लेके जाया करता था। वहां पे ब्रिटिशर्स बैट्स बना के इन बैटों से गेम वगैरह खेला जाते करते थे। आज की डेट में ओवरऑल 75,000 विलो ट्रूज कश्मीर के अंदर एनुअली काटे जा रहे हैं इस बैट इंडस्ट्री को चलाने के लिए। हर साल 3,000 ट्रीज इसके लिए अवेलेबल हैं। तो विलो फार्मिंग को ऑर्गेनाइज तरीके से कश्मीर के अंदर करना पड़ेगा अगर इन बैट्स की प्रोडक्शन को बना के रखना है तो। फिर अगला, हैव हाउस होल्ड सेविंग्स रिड्यूस्ड। भाई ये काफी अच्छा आर्टिकल है। इकोनॉमिक्स के बारे में इस आर्टिकल से आपको काफी अच्छा आइडिया मिलेगा। देखिए, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना मंथली बुलेटिन रिलीज किया है सितंबर में। इसमें रिवील किया गया है कि जो नेट हाउस होल्ड की फाइनेंशियल सेविंग है ना, वो 2020-21 में 11.5% थी, वो 5.1% पे आ गई है। और जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज है हाउस होल्ड की, वो बढ़ गए। अब एसेट्स क्या होते हैं दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपने पैसा कमाया। मान लीजिए मैं एक पैसा कमाने वाला इंसान हूं, मेरे 50,000 रुपए तनख्वाह है। अब 50,000 रुपए में मान लीजिए मैं हर महीने 15,000 रुपए की सेविंग करता हूं, अपने अकाउंट में डाल देता हूं, तो वो मेरा एसेट है कि मेरे अकाउंट में मेरा 15,000 रुपए पड़ा हुआ, वो मेरा एसेट है। मैंने उसकी एफडी वगैरह करा दी तो उस पर मुझे रिटर्न वगैरह मिलने लगेगा। दूसरा मैं क्या करूं कि मैं जान लीजिए कार खरीद लूं। घर तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा 50,000 रुपए तनख्वाह में। मान लीजिए मैं छोटा घर खरीद लेता हूं 15-20 लाख रुपए का, और मेरी ईएमआई कटने लगती है 15,000 रुपए की। तो वो घर भले ही मेरा फिजिकल एसेट होगा, लेकिन ये जो मेरी ईएमआई कट रही है, ये मेरी लायबिलिटी होगी, क्योंकि मुझे हर महीना पैसा देना है अपने घर के कर्जे को चुकाने के लिए। तो आई होप आप एसेट और लायबिलिटी के बीच में फर्क समझ गए हो। अब आरबीआई का जो मंथली बुलेटिन है सितंबर का, ये बोलता है कि जो एसेट्स होल्ड करते थे, फाइनेंशियल एसेट्स इंडिया के अंदर एक एवरेज हाउस होल्ड होल्ड करता था, वो 11.5% से गिर के 5.1% पे आ चुका है। और शायद इस इंडिकेटर से ये पता किया जा रहा है कि जो लायबिलिटी है इंडिविजुअल्स की, वो बढ़ रही है। इंडिविजुअल्स और उधार में जा रहे हैं और डिस्ट्रेस में जा रहे हैं। जब सरकार से बात पूछी गई तो सरकार ने बोला भाई ऐसा नहीं है। सरकार ने बोला है कि ओवरऑल फाइनेंशियल एसेट्स लोगों के पास कम इसलिए हैं क्योंकि लोगों ने कोविड-19 के समय पे फिजिकल एसेट्स एक्वायर किए। उन्होंने व्हीकल का लोन उठाया, एजुकेशन का लोन उठाया, घरों का लोन उठाया। तो घर का लोन उठाया तो आपके पास घर का फिजिकल एसेट आ जाएगा। आपने अगर व्हीकल खरीदी है, कार खरीदी है कोई मारुति सुजुकी की, तो वो आपका एक फिजिकल एसेट है। अगर आप एजुकेशन ले रहे हो, एजुकेशन लोन उठाया है, तो आपका एजुकेशन एक एसेट है जिसके चल के आप आगे कमाओगे। समझ गए बात को? तो सरकार बोल रही है
कि भाई व्हीकल, एजुकेशन और होम का लोन उठा के लोगों ने फिजिकल एसेट्स एक्वायर कर लिए और इसके चलते वो सेविंग्स ज्यादा कर नहीं रहे, इसलिए उनके फाइनेंशियल एसेट्स आपको कम नजर आ रहे हैं। तब यहां पे दो क्लेम्स निकल के आ रहे हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक क्लेम, एक पेसिमिस्टिक क्लेम। सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक क्लेम को समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑप्टिमिस्टिक क्लेम सरकार दे रही है। सरकार का यह बोलना है कि कोविड-19 आने के बाद हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन बढ़ा है। 2020-21 से 21-22 के बीच में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। ये 15% की रेट से बढ़ा है 2011 कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से, और 10% सी रेट से बढ़ा है 2021-22 और 22-23 के बीच में। केवल ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ज्यादा बढ़े, नहीं तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है। और जो हाउसिंग लोन्स हैं फ्रॉम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ये डबल डिजिट रेट से बढ़े हैं 2018-19 और 2022-23 के बीच में। जो लोन्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने दिए हैं वो 2019-20 से लेकर 22-23 के बीच में 17 गुना बढ़े हैं। तो इससे पता क्या चल रहा है? इससे पता यह चल रहा है कि लोग एजुकेशन पे, घर खरीदने के ऊपर और व्हीकल, अपनी गाड़ी या बाइक खरीदने के ऊपर ज्यादा पैसा खत्म कर रहे हैं। उसके साथ साथ लायबिलिटीज अदर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में बढ़ी है। एजुकेशन लोन उठाया गया, व्हीकल लोन उठाया गया शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से। 2021-22 से लेकर 22-23 के बीच में 17% एजुकेशन लोन बढ़ा है, 25% व्हीकल लोन बढ़ा है। ठीक है ना, ये बात यहां पे बोली गई है। तो ओवरऑल जो फिजिकल एसेट्स का शेयर है, गोल्ड सिल्वर को अगर हटा दो एक इंडिविजुअल के एसेट से, तो फिजिकल एसेट्स का शेयर एक हाउस होल्ड की टोटल नेट सेविंग का 60% पहुंच चुकी है। और फाइनेंशियल सर्विसिंग सेविंग इसीलिए रिड्यूस हो गई है। 2017-18 में जो 39.6% थी वो 2021-22 में 38.77% पे पहुंच गई है। तो सरकार यहां पे बोल रही है कि भले ही फाइनेंशियल एसेट सेविंग लोगों की कम हुई है, लेकिन इस सेविंग को लोगों ने खर्च किया है घर खरीदने में, एजुकेशन लोन लेने में और व्हीकल लोन लेने में। लेकिन इसके अगेंस्ट एक पेसिमिस्टिक क्लेम है जो कि सरकार के नैरेटिव को काउंटर करता है। ये पेसिमिस्टिक क्लेम क्या बोलता है? ये एक अलग पिक्चर दिखाता है। ये बोलता है कि जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग आपको गिरती हुई दिख रही है ना, जरूरी नहीं है कि ये फिजिकल एसेट्स को अक्वायर करने में खर्च की जाए। अगर आपको ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स देखने हैं एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, तो 2021-22 में जीडीपी का 11.1% थे, 22-23 में 10.9% है। जो ग्रॉस लायबिलिटीज आपकी जीडीपी की 3.8% थी 2019-20 से लेके 21-22 के बीच में, वो 22-23 में 5.8% पहुंच चुकी है। मतलब लायबिलिटी हाउस होल्ड्स की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो सरकार बोल रही जी हाँ बिल्कुल बढ़ गई है। लोगों ने हाउसिंग लोन लिया है, लोगों ने एजुकेशन लोन लिया है, लोगों ने व्हीकल लोन लिया है। ऑथर बोल रहा नहीं भाई, केवल हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन और व्हीकल लोन से लायबिलिटी नहीं बढ़ी है। अब देखिए यहां पे क्या बता रहे हैं। अगर आप नॉन फूड पर्सनल लोन्स की बात करो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से, इंक्लूडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो 2018-19 में टोटल जो हाउसिंग लोन निकाला था शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में वो 51.08% था टोटल लोन्स का, और ये फिगर 2022-23 में 47.4% आ चुका है। मतलब बैंक जितना टोटल लोन बांट रहे हैं 2017-18 में वो 51.0% हाउसिंग के लिए था, लेकिन 22-23 में 47.4% के लिए आ चुका है। उसी प्रकार से एजुकेशन लोन जो कि 2017-18 में 3.32% था, वो 22-23 में 2.37% आ चुका है। ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ लोन्स जो कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बांट रहा है, अगर आप 2017-18 से 22-23 के फिगर्स को कंपेयर करोगे तो 22-23 में हाउसिंग और एजुकेशन लोन दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत हद तक गिर चुका है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोन ले जरूर रहे हैं लोग, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारा लोन हाउसिंग लोन हो या एजुकेशन लोन हो। बहुत सारे लोन आप कह लो पर्सनल खर्चों के लिए लिए जा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड लोन लिए जा रहे हैं। अगर आपके पास सिटी बैंक का कार्ड हो, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड हो, एसबीआई का कार्ड हो, अक्सर अगर आपको फोन लेना चाहते आते हैं कि भाई आप अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन ले सकते हो। जी हाँ, लोगों ने क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन ले रखे हैं। ओवरऑल क्रेडिट कार्ड पे जो आउटस्टैंडिंग लोन है ना, 3.8% से बढ़ के 4.7% पहुंच चुके हैं। गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट जो लोन थे वो पहले 1.07% से बढ़ के 2.16% हो चुके हैं। कब से कब तक की बात हो रही है? आपका 2018-19 से अगर आप 2022-23 के डाटा को कंपेयर करो तो फिर अगर आप देखो, ये 17-18 नहीं 2018-19 था, सॉरी। अदर पर्सनल लोन्स की कैटेगरी देखो। अदर पर्सनल लोन्स मतलब जिसमें हाउसिंग और व्हीकल वगैरह नहीं आते, तो 24% लोन था आपका 2018-19 में, जो कि 22-23 में 27.42% आ चुका है। तो जो यहां पे फिजिकल एसेट्स का क्लेम कर रही है सरकार कि लोग फाइनेंशियल सेविंग ना करके
घर का लोन ले रहे हैं, कार का लोन ले रहे हैं, इससे उनके फिजिकल एसेट्स बढ़ रहे हैं, ये बात यहाँ पे गलत प्रूव हो जाती है, क्योंकि ओवरऑल हाउसिंग लोन्स और एजुकेशन लोन्स का जो प्रपोर्शन है जो कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक द्वारा मार्केट में उतारा जा रहा है, वो 17 18 18 19 के बिहाफ में 22 23 में काफी कम हो चुका है। और ये जो उल्टे सीधे लोन है जो ज्वेलरी के अगेंस्ट लिए जाते हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट लिए जाते हैं, जो कि अक्सर कर इंसान डिस्ट्रेस में लेता है, ये बढ़ रहा है। तो इससे एक बात पता चलती है कि हाउस होल्ड सेविंग रेट जो गिर रहा है, जरूरी नहीं है कि उसके बदले में आपका जो फिजिकल एसेट्स है लोगों के वो बढ़ रहे हो। जी नहीं, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट लोन लोग फिजिकल एसेट्स के लिए नहीं होते हैं, अपने नॉर्मल खर्चों के लिए लेते हैं। समझ के बात को। तो ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर कोविड आ रहा है, हाई इन्फ्लेशन है, उसके साथ साथ यूएस फेडरल रिजर्व भी इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए हायर इंटरेस्ट रेट बना रहा है, तो आगे आने वाले समय में हाउस होल्ड सेविंग रेट्स और यहाँ पे इफेक्ट हो सकते हैं नेगेटिवली। ठीक है भाई। उसके बाद हम 3 आर्टिकल्स और डिस्कस करेंगे और तीनों आर्टिकल्स काफी मेजर हैं। ठीक है ना। क्या होता है ना दोस्तों, समझाते समझाते ना गला बोलते बोलते गला फाड़ते फाड़ते हालत खराब हो जाती है, ऐसा लगता है 35-36 मिनट के बाद थोड़ी देर रुक जाओ। चलिए बिना लेट किए चलते हैं, चूंकि ऑलरेडी 5:30 बज चुका है, आज वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है। द लार्जेस्ट क्लाइमेट एक्शन लॉ सूट अगेंस्ट 32 कंट्रीज। 27 सितंबर मार्क करता है शुरुआत एक लीगल बैटल की। पुर्तगाल के 6 यंग लोगों ने, जो कि 11 से 24 साल के हैं, उन्होंने 32 लीगल केसेस को इनिशिएट किया है यूरोपियन सरकारों के अगेंस्ट। और इस यूरोपियन सरकार में यूके, रशिया, टर्की भी आते हैं। कहां पे? यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में, जो कि फ्रांस स्ट्रासबर्ग में। इन प्लेंटिफ्स ने 17 जजेस के सामने आर्ग्यू किया है कि इनकी सरकार क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इनफ नहीं कर रही है। और चूंकि इनकी सरकार क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इनफ नहीं कर रही है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो नहीं रहे, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, यंग पीपल को प्रॉब्लम हो रही है पूरी दुनिया में। लॉ सूट क्या है? लॉ सूट का नाम है और उस लॉ सूट को आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। डुआर्टे ऑगस्टिनो एंड अदर्स वर्सेस पुर्तगाल एंड अदर्स। तो इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसके बेसिस पे इन्वायरमेंटल क्लाइमेट एमिशंस के साथ लड़ने की कोशिश की जा रही है, उसमें इस केस को आप कोट कर सकते हो। तो बेसिकली पुर्तगाल में वाइल्ड फायर लगी, पुर्तगाल के लेरारा में 2017 में 60 लोग मर गए, 20,000 हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट यहां पे गायब हो गया। उसके बाद से हीट वेव्स ग्रीस में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में हर जगह देखने को मिली है। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर थ्रेशोल्ड से जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, आगे आने वाले समय में इस प्रकार के कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स भी बढ़ेंगे। ये बात इंटर गवर्नमेंटल प्लानट ऑन क्लाइमेट चेंज अपनी न्यूमरस रिपोर्ट्स में पहले बोल चुका है। पोर्तुगीज यूथ यहां पे क्लेम कर रहे हैं कि यूरोपियन नेशंस क्लाइमेट एमिशन गोल्स को पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। जो कार्बन बजट कंसिस्टेंट है 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग के साथ, उसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर आप यूरोप के एमिशन सिनारियो को प्रॉपर तरीके से देखो, तो यूरोपियन यूनियन 6th लार्जेस्ट एमिटर है। CO2 पर कैपिटा यूरोपियन यूनियन का 7.2 टन है, जबकि वर्ल्ड एवरेज 6.3 टन है। इसका मतलब है कि यूरोपियन यूनियन में रहने वाले लोग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स को अडॉप्ट नहीं कर रहे, इनकी सरकार ओवरऑल अपने क्लाइमेट एजेंडा को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रही। तो इन नेशंस ने अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स को यहां पे इन्वोक किया है। राइट टू लाइफ, राइट टू बी फ्री फ्रॉम इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, राइट टू प्राइवेसी इन फैमिली लाइफ, राइट टू बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। इस रिस्पेक्ट के अंदर अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए और यूरोपियन सरकारों को लाइबल करने के लिए यहां पे ये लॉ सूट फाइल किया गया है। कहां पे फाइल किया गया है? तो भैया यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर। और यूरोपियन सरकारों को यहां पे लाइबल ठहराने की कोशिश की जा रही है। जो यूरोपियन साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये बॉडी है जो कि साइंटिफिक एडवाइस देता है यूए कंट्रीज को, इसने कंट्रीज को बोला है कि एमिशंस रिडक्शन करना पड़ेगा आपको 75% का 1990 लेवल्स के रिस्पेक्ट में। 1990 लेवल्स के रिस्पेक्ट में 75% एमिशन करना है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज कितने का टारगेट लेके चल रही है? 55% का टारगेट लेके चल रही है। तो आप खुद 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के राइज तक जो टेम्परेचर इंक्रीज को रोकना है, आप खुद उसके हिसाब से अपने कमिटमेंट्स को ग्राउंड लेवल पे पूरा नहीं कर रहे हो। ठीक है। यूनिसेफ इस क्लाइमेट क्राइसिस को चाइल्ड राइस क्राइसिस बोल चुकी है, क्योंकि कार्बन इमिशंस तो बढ़ ही रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर है जो कि आगे आने वाले समय में एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन और ओवरऑल हमारी फ्यूचर रेस को इंपैक्ट करेगा। तो भैया ये सारी बातें यहां पे बताई जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हेल्थ के बीच में एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है, और ओवरऑल ये कोरिलेशन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रकार से नजर आ रहा है। तो यूरोप के अंदर पुर्तगाल का कुछ लोगों का तबका सामने आया है यूरोपियन कंट्रीज को अकाउंटेबल करने के लिए।
और देखिए सही बात तो यह है दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज चाइना और इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाती हैं। अगर कल की डेट में ये यूरोपियन कंट्रीज और यूएस खुद क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, तो चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज के सामने तो वैसे भी मजबूरी हो जाएगी अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने की। जी हाँ, अगर यूरोपियन यूनियन और यूएस अपने एमिशन कम करते हैं, हमें करना ही पड़ेगा इंडिया चाइना को। हम आइसोलेट होकर नहीं रह पाएंगे, लेकिन वो लोग ही अपने कम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिस्ट्री में भी किया, आज भी करे चले जा रहे हैं और बिल फाड़ते हैं यूएस चाइना के ऊपर, सॉरी इंडिया चाइना के ऊपर। ठीक है, फिर अगला, कैसे सरकारें इस्तेमाल करती हैं कॉमर्शियल स्पाईवेयर को अपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए। अब क्या है, मई से सितंबर के बीच में फॉर्मर इजिप्शियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अहमद इंतारवी, इनको टारगेट किया गया सिट्रॉक्स के प्रीडेटर स्पाईवेयर के द्वारा, जो कि इनके फोन में पहुंचा है एसएमएस और व्हाट्सएप के थ्रू। उसके बाद एप्पल ने एक अपडेट रिलीज की, एप्पल का फोन होगा इनके पास मोस्ट प्रॉब्ली, और इस बग को फिक्स करने की कोशिश की गई। इसके थ्रू मिस्टर एलेंटरवेक के डिवाइस के ऊपर अटैक हुआ, शायद इनका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज भी हुआ हो। प्रेसिडेंट इलेक्शंस 2024 के जो इजिप्ट में होने वाले हैं, उसके प्रबल दावेदार हैं मिस्टर अहमद इलतनवाई। आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसमेंट, अगर मैं गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं, रियली सॉरी फॉर इट। अब देखिए, इजिप्ट की सरकार कस्टमर है साइट्रॉक्स प्रेडेटर स्पाईवेयर की, ठीक है ना भाई। और इसी पर्टिकुलर स्पाईवेयर को अगले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर हो सकता है इजिप्ट की इनकम्बेंट सरकार ने इस्तेमाल किया हो। तो बेसिकली यहां पे जो इजिप्ट की इनकम्बेंट सरकार है, वो अपोजिशन को दबाने के लिए, उसके ऊपर स्नूपिंग के लिए एक स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रही है। कुछ इस प्रकार की बातें 2021 में जब पेगासस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, तो ये भी समझ में आया था। 50 कंट्रीज में 50,000 से ज्यादा फोन नंबर्स को इन्फेक्ट किया था इस पेगासस प्रोजेक्ट ने। इंडिया, अजरबैजान, बहरीन, हंगरी, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरेबिया, यूएई, हर जगह पे इस्तेमाल किया गया। ये जो पेगासस स्पाईवेयर था, इसको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने इस्तेमाल किया जमाल कोशिगी के वाइफ के फोन को हैक करने के लिए। कुछ महीनों पहले जब जमाल कोशिगी को इस्तांबुल के अंदर जो सऊदी कंसुलेट थी, वहां पे मार दिया गया था। जमाल कोशिगी ओपनली क्रिटिसाइज करता था सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। तो बेसिकली यहां पे जब इस प्रकार के एलिगेशंस लगाए गए ना, तो अथॉरिटीज इन एलिगेशंस को ब्रश असाइड कर देती हैं, ओवरऑल उनका जवाब ही देना पसंद नहीं करती। स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर बेसिकली एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, जिसको डिजाइन किया गया इस तरीके से कि वो एक डिवाइस के अंदर एंट्री मारेगा, सेंसिटिव डाटा को गैदर करेगा और थर्ड पार्टी को फॉरवर्ड करेगा यूजर कंसेंट के बिना। इस स्पाईवेयर को कॉमर्शियल पर्पसेस जैसे कि एडवर्टीजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवेयर, ट्रैकिंग कुकी, सिस्टम मॉनिटर, सबसे खतरनाक उसमें होते हैं सिस्टम मॉनिटर और आपके एडवेयर, क्योंकि ये आपके डिवाइस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ये मालवेयर आपके डिवाइस के अंदर घुस गया, तो आपके डिवाइस के कैमरा को ऑन कर सकता है, आपकी डिवाइस के माइक्रोफोन को ऑन कर सकता है। तो कई बार होता है कि हम लोग घर के अंदर बैठे हैं, फोन साइड में पड़ा है, अपनी आपस में बात कर रहे हैं, फोन साइड में पड़ा है, फोन का माइक्रोफोन ऑन है और आपकी बातें कोई बाहर का सुन रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप समझ सकते हो कि मैलिशियस स्पाईवेयर कितने ज्यादा खतरनाक है। ये मैलिशियस स्पाईवेयर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करते हैं। इनको क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के अगेंस्ट तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है, लेकिन आज की डेट में अब मोबाइल प्रोडक्ट्स को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट कोई प्रॉपर ग्लोबल रेगुलेशन तो देखो है नहीं। अथॉरिटेरियन सरकार या फिर कह लो सेमी ऑथोरिटेरियन सरकार यहां पे पॉलिटिकल अपोनेंट्स के अगेंस्ट इनको इस्तेमाल करती है। जैसे कि कॉमर्शियल स्पाईवेयर, पेगासस स्पाईवेयर एनएसओ ग्रुप का, ये मोबाइल डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन को मॉप आउट कर रहा था, ठीक है ना। कैमरा माइक्रोफोन को ऑन कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिटीजन लैब और गूगल थ्रेट एनालिसिस ग्रुप ने यह रिवील किया कि इजिप्शियन एमपी के डिवाइस में जो स्पाईवेयर घुसा था, वो इजिप्ट के अंदर से कहीं से ही घुसा था। तो बहुत हद तक इजिप्शियन सरकार इज हाईली लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्पाईवेयर अटैक। मिस्टर एलन टेनवी के जो डिवाइस था, वो किसी एक ऐसी वेबसाइट पे गए होंगे अपने डिवाइस से जो कि एचटीटीपीएस नहीं है, सिक्योर नहीं है इजिप्शियन मोबाइल डाटा कनेक्शन से, और वहां से ओवरऑल एक ऐसी वेबसाइट से चले गए होंगे जहां पे साइट्रॉक्स डेटर स्पाईवेयर चुपके से ओवरऑल इनके फोन में एंट्री मार गया हो। ठीक है, मिस्टर एलेंटावी को बहुत सारे एसएमएस मैसेजेस मिले थे सितंबर 2021 में, मई 2023 में, सितंबर 2023 में, जो ये दिखा रहे थे कि ये व्हाट्सएप से आए हुए मैसेज हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इनका फोन हैक था और कहीं ना कहीं इनकी सारी इंफॉर्मेशन, इनकी सारी बातें हैक थी। पेगासस स्पाईवेयर $2 बिलियन का पैकेज के दम पे इंडिया, देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, इजराइल गए वो, उसके बाद अगर आप देखो तो $2 बिलियन की पेगासस की डील साइन की इंडिया के अंदर।
तो कहां इस्तेमाल किया इंडिया ने इस डील को? तो हो सकता है जर्नलिस्ट पे, कैबिनेट मिनिस्टर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए लोग, जजेस पे इसको इस्तेमाल किया हो। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बोलती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। एग्जाम में ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में लिखने से पहले 10 बार सोचना। यू नेवर नो कि किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इंसान आपका पेपर चेक कर रहा है। आगे देखें, 2011 से लेकर 2023 के बीच में 74 गवर्नमेंट्स ने कॉमर्शियल फर्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए स्पाईवेयर के लिए, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी के लिए। यह बताना है किसका? कार्नेजी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस नाम के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल अफेयर्स थिंक टैंक का। ऑटोकेटिक रिजाइन, दे आर मोर लाइकली टू परचेज कॉमर्शियल स्पाईवेयर और डिजिटल फॉरेंसिक्स देन डेमोक्रेसीज। 44 रिजीम्स जिनको क्लोज्ड ऑटोक्रेसी बोला गया है या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज बोला गया है, वो इस प्रकार का टारगेटेड सर्वेलेंस करती हैं। और पेगासस एनोसिस जिसने भी खरीदा है एनएसएस से, वो तो पक्का ही सुनने में आ रहा है कि भाई इस प्रकार की स्नूपिंग वगैरह कर रहा है। और ऐसा सुनने में आया है भैया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी खरीद रखा है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कैसे वो एनएसए के प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं? चलो समझ में आता है, यूएई और सऊदी अरेबिया तो डिक्टेटर कंट्रीज है, पर इंडिया और यूएस तो डेमोक्रेसीज है ना। अब वो अलग बात है कि व्हाट्सएप ने एनओसी के ऊपर यहां पे एक लॉ सूट फाइल कर दिया है, ठीक है ना। उस लॉ सूट को लेके जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से एनएसओ पेगासस के अगेंस्ट है। तो एनएसओ पेगासस तो देखो अब ज्यादा लंबा चल नहीं पाएगा, लेकिन एनएसओ पेगासस एक अकेला स्पाईवेयर नहीं है। इस प्रकार के हजारों स्पाईवेयर दुनिया भर में ऑपरेट कर रहे हैं, और ये स्पाईवेयर जो बाकी हैं वो भी एनएसओ पेगासस जितने कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, नाना प्रकार के हैं। जर्मनी का फिनफिशर, इटली का हैकिंग टीम, कितने हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार के पेगासस स्पाईवेयर्स को हैंडल करने के लिए इंटरनेशनल ग्लोबल रेगुलेशन की जरूरत है। आईओएस का बोलना है, एप्पल का, कि भाई जिस प्रकार से साइट्रॉक्स प्रेडेटर स्पाईवेयर ने मिस्टर एल्टन टावी के फोन को इन्फेक्ट किया है, तो फोन को हम एक लॉकडाउन मोड में डाल सकते हैं। उस लॉकडाउन मोड को कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए बनाया जा सकता है, और इस लॉकडाउन मोड में फोन पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं होगा, सारे उसके फंक्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, बट कम से कम सेफ एंड सिक्योर होगा। इस प्रकार के स्पाईवेयर एंट्री नहीं मार पाएंगे। अब देखिए, जो भी होगा, इंटरनेशनली स्पाईवेयर से लड़ना, मालवेयर से लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। हम कब इस इशू को सॉल्व कर पाएंगे, अभी के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है भाई, फिर आज का फाइनल आर्टिकल दोस्तों, कोसी सुपर फ्लड। भाई मैं बोलूंगा कि साइंस एंड टेक के एस्पेक्ट में ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। राजीव सिन्हा साहब आईआईटी की कानपुर की लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। सॉइल सेड और रॉक्स जो कि थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स करनाली, गंगा और कोसी रिवर की डेप्थ से निकाले गए हैं, इन रॉक्स को यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। इनके सेडिमेंट्री कोर को स्टडी किया जा रहा है। इनको 7.6 सेंटीमीटर वाइड कंटेनर में रखा गया। रिवर की एंशियंट हिस्ट्री को यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। किस जगह पे कितने साइज का आप कह लो एक रॉक पड़ा हुआ है, ग्रेवल पड़ा हुआ है, सैंड पड़ा हुआ है, उसकी यहाँ पे स्टडी हो रही है। और स्टडी में एक टीम ऑफ जियोलॉजिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग एंड ग्लासगो भी यहां पे इन्वॉल्व है। तो गैंगेटिक प्लेन में 23 से 5 मिलियन ईयर्स अगो पहले मियोसीन एरा में क्या हुआ है, यहां पे ये स्टडी की जा रही है। और इस स्टडी के आधार पर आगे आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट्स और सीज्मिक इवेंट्स किस प्रकार से खतरनाक फ्लड्स को लेके आ सकते हैं, इसको भी यहां पे ऑथर समझने की कोशिश कर रहा है। कैसे कास्केडिंग हैजार्ड्स आगे आने वाले समय में, कैसे नेचुरल डिजास्टर्स यहां पे ट्रिगर हो सकते हैं किसी दूसरे डिजास्टर के दम पे। तो यहां पे एक ऑब्जर्वेशन देखा गया, देखिए रिवर्स जैसे जैसे अपने ओरिजिन से आगे बढ़ती हैं, जैसे जैसे वो माउंटेन से प्लेन की तरफ जाती हैं, वो रॉक्स, ग्रेवल और सैंड को लेकर चलती हैं। अब रॉक और ग्रेवल जो कि भारी पार्टिकल्स होते हैं, वो अपर कोर्स ऑफ रिवर में ही सेटल डाउन कर जाते हैं, और जो सैंड होती है, जो हल्के पार्टिकल होते हैं, वो बहुत आगे तक जाती है। ओवरऑल रिवर ऐसे बह रही है, तो पहले ग्रेवल और बड़े बड़े रॉक्स इकट्ठे हो जाएंगे, आगे सैंड इकट्ठे होगी, और बीच में ट्रांजिशन जोन होगा जो कि ग्रेवल से सैंड की तरफ होगा। अब जब गंगा में इस ट्रेजेक्टरी को सेटल किया जा रहा था, देखा जा रहा था, तो जो बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, वो हरिद्वार में और उत्तराखंड में ऋषिकेश में जाके सेटल हो चुके हैं। डाउनस्ट्रीम एरिया में इतने बड़े बड़े रॉक्स, पत्थर वगैरह नहीं पाए जाते। लेकिन 2014 की एक स्टडी में प्रोफेसर सिन्हा और उनके कलीग्स ने रिपोर्ट किया कि लगभग 11,000 साल पहले होलोसीन एरा में, ठीक है ना, कोर्स ग्रेवल इन द कोसी रिवर सम 30-40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑफ द करंट ग्रेवल। मतलब आज से 11,000 साल पहले होलोसीन एरा में कोसी में ग्रेवल जहां पे पाए जाते हैं, और ग्रेवल का सैंड का जहां ट्रांजिशन होता है, उससे भी 30 से 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कोर्स ग्रेवल पाया जाता है।
मतलब जिस इलाके में कुल मिला के हमको सैंड मिलने चाहिए, पतले पार्टिकल मिलने चाहिए, वहां पे भारी ग्रेवल पाए जा रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ था कि वहां पे भारी ग्रेवल पाए जा रहे थे? उसके लिए टीम पहुंची उत्तराखंड में मोहंड एंटीक्लाइन में। एंटीक्लाइन क्या होता है? तो इस फिगर में वैलीज में आपको एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन नजर आएगा। जहां पे वैली थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे टिल्टेड है उसको सिंक्लाइन, जहां ऊपर की तरफ कुछ ऐसे है इसको आप बोलते हो एंटीक्लाइन। तो मोहंड एंटीक्लाइन में पहुंचे। इस एंटीक्लाइन की अलग अलग सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स को यहां पे स्टडी किया गया। सारी लेयर्स को स्टडी करने के बाद इनके अंदर जिस प्रकार के सेडिमेंट्स है, इनके डाटा को रिकॉर्ड करने के बाद यह पता चला कि भाई कोसी के अंदर 11,000 साल पहले ये मॉडर्न ग्रेवल सैंड ट्रांजिशन के बाद सैंड के बजाय बड़े बड़े ग्रेवल के टुकड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्लड, एक बहुत बड़ा कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड आया होगा। और इस प्रकार के कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड हर 200 से 1,000 साल में आएंगे ही आएंगे। ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स है ना, ये कहीं ना कहीं हाइपो कंसंट्रेटेड फ्लोज के साथ एसोसिएटेड है। हाइपो कंसंट्रेटेड फ्लोज क्या होता है? ये एक ऐसा इवेंट होता है, एक ट्रिगर होता है जिसमें एक लैंडस्लाइड हो सकती है, एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो सकता है, जो कि ओवरऑल रिवर को बोलेगा कि भैया तुम यूजुअल से ज्यादा सेडिमेंट्स लेके ट्रेवल करो। और ये जो हाइपो कंसंट्रेटेड फ्लोज है ना, ये स्पीड के अंदर क्या होगा, मान लीजिए कोई मेजर लैंडस्लाइड हो गई या फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गया, उस समय पे इतना फोर्स पड़ेगा कि भाई अपस्ट्रीम इलाकों में जहां पे बड़े बड़े रॉक्स और ग्रेवल्स हैं, वहां पे भी बड़े इलाकों में जो पत्थर है वो बह के सैंड वाले इलाकों में चला जाएगा। और इस समय पे एवल्शन भी हो सकता है। एवल्शन में क्या होता है कि नदी अपना पूरा का पूरा कोर्स बदल सकती है, और नदी जब कोर्स बदलती है तो कितनी तबाही मचाती है ये हमें पता है। कोसी नदी तो तबाही मचाने के लिए फेमस है। 2021 में एक लार्ज रॉक और आइस एवेलांश आया था जिसने चमोली डिस्ट्रिक्ट में डिजास्टर फ्लड लेके आया। 200 से ज्यादा लोग मरे। इस प्रकार के बहुत से फ्लड्स हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आ सकते हैं। 2023 में भाई आए भी हैं। तो कुल मिला के जो कैस्केडिंग हजार्ड्स हैं, पुरानी रिसर्च के आधार पर यह बताया जा रहा है कि भाई आगे आने वाले समय में अगर हमने अपने डेवलपमेंट को सस्टेनेबल नहीं रखा तो किसी और नेचुरल डिजास्टर, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक या फिर ग्लेशियर लेट आउटबर्स्ट के चलते एक बहुत बड़ा फ्लड, एक बहुत बड़ा कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट आ सकता है जो कि हिमालयन रीजन में रहने वाली पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो ये था एनालिसिस। आई होप दोस्तों आपको लेक्चर में मजा आया हो। ओवरऑल मेंटरशिप कोर्स को आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज 10% की सेल आपके लिए अवेलेबल है। डू ज्वाइन द मेंटरशिप कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।